इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का हमारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कब आया है हम देखते हैं A2 का। ये आया है फरवरी मार्च 22-32, यानी फरवरी मार्च 22-32 का हमारा क्वेश्चन है। और हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। कहता है डायरेक्टर ऑफ जे लिमिटेड प्लान टू बाय ए मशीन कॉस्टिंग 5,50,000। द मशीन हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 4 years विद नो रेजिडुअल वैल्यू, यानी रेजिडुअल वैल्यू से कितनी है, 0। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द मशीन विल जनरेट ए नेट कैश फ्लो कैश इन of 2 lakh for each of the first 2 years, followed by a decrease of 10% in year 3 and a further decrease of 10% in year 4. The cost of capital will be 10%. The discount factor at 10%, 16% are given away. Explain what is meant by the term cost of capital. Calculate the proposed investment. Payback period निकालना है बेटा आपने, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालना है और आपने निकालना है नेट प्रेजेंट वैल्यू और आईआरआर हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम उसको सॉल्व करेंगे। ड्यूरिंग दिस वीक हम आईआरआर भी कर लेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज बेसिकली द डिस्काउंट फैक्टर, ठीक है ना, फॉर व्हिच द प्रेजेंट वैल्यू विल बी डिस्काउंटेड, यानी फ्यूचर कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड एट ए सर्टेन रेट। फ्यूचर कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड एट ए सर्टेन रेट, दैट रेट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आर डिस्काउंटेड एट ए सर्टेन रेट, जी जिसपे डिस्काउंट हो रहा है 10% है ना, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी 10%, उसी पे डिस्काउंट हो रहा है ना। The future cash flows are discounted at a certain rate because of time value of money. ये भी लिख सकते हैं। The future cash flows are discounted at a certain rate because of time value of money, and that is called because of time value of money, and that is called cost of capital. आगे भी लिख सकते हैं cost of capital is basically opportunity cost of capital. Cost of capital is basically an opportunity cost of capital, which is a combination of cost of capital is an opportunity cost of capital, which is a combination of cost of equity and cost of debt. Cost of capital is an opportunity cost of capital, which is a combination of cost of equity and cost of debt. जी बिल्कुल बिल्कुल उसी वजह से अगर वो पैसा आपके पास होता तो आप किसी और जगह इन्वेस्ट करते तो आपको उस पर रिटर्न आना था, वो लॉस हो गया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको पड़ रही है। कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब है आपने लोन लेके पैसा लगाया है, तो उस लोन पे जो आपको इंटरेस्ट फैक्टर पड़ रहा है उसकी वजह से आपके जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं वो क्या हो रहे हैं, उनकी वैल्यू कम होती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट। जी आगे हमने सबसे पहले हमने क्या निकालना है जी, इसने तो अपनी तरतीब डिफरेंट दी हुई है लेकिन हम अपने हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले मैंने फाइंड क्या करना है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करता हूँ। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला हमारा ARR से हम नोट करते हैं और ARR का फार्मूला हमारा क्या होता है जी, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट multiplied by 100. Average profit multiplied by average profit divided by average investment multiplied by 100. अब एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि ज्यादातर आप डिस्पोजल वैल्यू के सवाल पेपर में कोर्स में नहीं आता। एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला हम सिंपल सा ये यूज कर सकते हैं, वो क्या है जी, टोटल कैश फ्लोस फ्रॉम द प्रोजेक्ट हम लगा रहे हैं माइनस टोटल डेप्रिसिएशन divided by number of years. Total cash flows minus total depreciation divided by number of years, क्योंकि आपका फिर क्या निकल आएगा, एवरेज प्रॉफिट जो है वो आप फाइंड कर लेंगे। अब हम सवाल पे चलते हैं और डेफिनेटली हम उसका जो है वो टोटल कैश फ्लो और टोटल डेप्रिसिएशन और नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे एडजस्ट जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो है वो आपका आता है कि कैश इनफ्लो आपके 2 लाख है फॉर द फर्स्ट 2 years फॉलोड बाय डिक्रीज इन 10%। तो बेटा मैं कैश फ्लोज निकालना चाह रहा हूँ क्योंकि वो कैश फ्लो आगे भी तो काम आने हैं, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट्स भी तो हैं जिसमें हम इसको इस्तेमाल हमने करना है। कैश फ्लोज फ्रॉम द प्रोजेक्ट हम देखते हैं बेटा, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले ईयर 0, फिर 1 2
3 और फिर 4। आपको पता होना चाहिए कि ईयर 0 में हमेशा इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम लगाते हैं, हमारा कैश आउटफ्लो। ठीक है, इसका मतलब है जो मैं कैश फ्लोज लिख रहा हूँ ये बेसिकली कैश फ्लोज नहीं है, साथ ही क्या है बेसिकली, नहीं नहीं ये नेट कैश है, दैट इज द नेट फिगर। तो ईयर 0 में सारा का सारा आउटफ्लो था, और आउटफ्लो हमारा कितना था, ये रखा था। कितने की मशीन हम परचेज करने जा रहे हैं, 5,50,000। सो दैट इज गोइंग टू बी द इनिशियल इन्वेस्टमेंट विच यू हैव मेड इन द प्रोजेक्ट, 5,50,000 इन ईयर 0। आगे कहता है फर्स्ट 2 ईयर्स के अंदर आपकी जो कैश इनफ्लो है वो 2 लाख है ईच ऑफ द फर्स्ट 2 ईयर्स। पहले साल भी 2 लाख हो जाएगा आपका, सेकंड ईयर भी 2 लाख हो जाएगा। अगले साल कहता है आपका जो कैश फ्लो है जी वो 10% हमारा क्या हो गया, डिक्रीज इन ईयर 3। तो 2 लाख का 10% निकालने वो आता है 20,000, वो आप निकालेंगे 1,80,000 आपका आ जाएगा, क्योंकि 2 लाख में से आप 20,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर कहता है जी फर्दर डिक्रीज ऑफ 10% इन ईयर 4। तो ये फर्दर डिक्रीज का मतलब है कि 1,80,000 का आपने 10% डिक्रीज कर 2 लाख में। ठीक है जी, तो 1,80,000 में से आप फिर 10% यानी 18,000 माइनस कर देंगे, तो आपका 162,000 जो है वो ईयर 4 में इनफ्लो आपके पास आ जाएगा। ये तो हमने निकाल लिए जी। आगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहता है 10% है। एआरआर हमने फाइंड करना है। एआरआर फाइंड करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए बेटा, टोटल कैश फ्लोज। तो यहाँ पे निकाल लेता हूँ टोटल कैश फ्लोज। मेरे कौन से वाले लूंगा बेटा, मैं यहाँ नहीं निकालूंगा मैं, बल्कि टोटल कैश फ्लो में लूंगा सिर्फ जो इनफ्लो हो रहे हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी इसमें, मैंने प्रॉफिट जो निकालना है। तो सिर्फ कैश जो फ्लोज है 2 लाख प्लस 2 लाख 4 लाख 4 लाख प्लस 1,80,000 5,80,000 और 5,80,000 6,80,000 में 62,000 और ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा जी, ठीक है 742,000 आपके टोटल कैश फ्लोज हैं, माइनस इसमें से जी जी इनिशियल क्यों नहीं देगा, इसलिए कि हम अभी एआरआर फाइंड कर रहे हैं, और एआरआर के अंदर हम इस अपना आंसर नहीं निकाल रहे कि हमें कितना बेनिफिट हो रहा है कितना फायदा हो रहा है, हम प्रॉफिट के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। और एवरेज प्रॉफिट हमारा क्या निकल रहा है कि ईयर 1 में कितना प्रॉफिट हुआ आपको, ईयर 2 में कितना हुआ, ईयर 3 में कितना हुआ, ईयर 4 में कितना हुआ। ईयर 0 से हमारा ताल्लुक फिलहाल एआरआर के लिए होता ही नहीं। असल में ईयर 1 में प्रॉफिट भला कितना हो रहा है पता है, 2 लाख माइनस डेप्रिसिएशन। फिर इसमें भी 2 लाख माइनस डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन कितनी है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। आपका 5,50,000 है ना, और यूजफुल लाइफ कितनी है 4 ईयर्स, तो आपकी डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी 1,12,500 नहीं, कितनी आएगी 5,50,000 डिवाइड बाई 4 जो भी आ रही है वो इसमें से माइनस करते जाएंगे, तो आपका, हाँ तो आपका प्रॉफिट आएगा। लेकिन हम इसको आसान बना देते हैं और टोटल कैश फ्लोज निकाल लेते हैं 742,000, और इसमें से टोटल डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, वो कितनी है 5,50,000। Because the total initial investment is going to be the total depreciation, क्योंकि 4 साल उसकी लाइफ है, तो ऐड होकर सारी टोटल डेप्रिसिएशन टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर ही आएगी, और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स के साथ, वो कितने हैं 4। जी क्या आता है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज भी कर लिया, डिवाइड भी कर दिया, ठीक है 48,000। 48,000 हमने निकाल लिया एवरेज प्रॉफिट। अब हम क्या निकालेंगे बेटा, एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट का हमारा फॉर्मूला होता है जी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस डिस्पोजल वैल्यू डिवाइड बाय 2। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है 5,50,000 को डिवाइड कर देंगे 2 से, आपके पास आ जाएगा क्या आता है जी 275,000, क्योंकि डिस्पोजल वैल्यू तो सवाल में मौजूद ही नहीं है, 275,000 आ जाएगा। तो नकाश पेपर 4 में कौन से सवाल आए थे, दो चैप्टर के सवाल आए थे पेपर 4 में, बस ये 2 ही आने ना भाई, ठीक है ठीक है। अभी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सवाल आना है, वैसे मैंने आपको बता दिया, लेकिन मार्च के बाद ज्यादा बता दूंगा। अच्छा 275,000 एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गई, फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं हम। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है जी 48,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है जी 275,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। देखिए आपके पास क्या आ जाएगी जी, ये एआरआर आपके पास आ जाएगा 17.5%। हम निकाल लेते हैं, वही बन गया ना 17.5% इज गोइंग टू बी आवर एआरआर। वैसे नॉर्मली अगर हम बात करें
ARR की, तो उसकी परसेंटेज ये इसी रेंज में आती है बेटा, 12, 15, 18, 20, इसी रेंज में ARR की परसेंटेज नॉर्मली। वैसे तो मैंने आपको नहीं, वो सही है कि नहीं वो तो डिपेंड कर रहा है कहीं गलत ना हो, नॉर्मली उससे आती इतनी है जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हमने ARR तो निकाल लिया 17.5%, लेकिन इससे कोई कट ऑफ रेट नहीं है, ठीक है, कोई बेंचमार्क नहीं है। हाँ ठीक है, इनिशियल अपनी इन्वेस्टमेंट पर कितना प्रॉफिट जनरेट करेंगे फ्यूचर में, ARR ही कहलाता है। मैंने बताया था आपको डिटेल में भी कि ARR बेसिकली सही नहीं यार, क्या हो गया, बताया था कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है वो हिस्टोरिक डाटा पे बेस करता है और वो 1 साल का होता है, लेकिन जो ARR होता है वो अगले फ्यूचर रेट ऑफ रिटर्न की बात करता है, और ये पूरे प्रोजेक्ट का रिटर्न होता है 5 साल या 4 सालों का, जितना का आपका प्रोजेक्ट है। जी जी। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है पे बैक पीरियड निकालना है आपने, उसके लिए आपको क्या निकालने पड़ेंगे, कम्युलेटिव कैश फ्लोज के जी। पे बैक पीरियड निकालने के लिए आपको निकालने पड़ेंगे कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिकवर योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5,50,000 है। इट इज द ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ टाइम, टाइम में ये ब्रेक इवन पॉइंट आपको बताता है। तो 5,50,000 आपका आ जाएगा, ये भी इधर आ जाएगा नेगेटिव में 5,50,000, उसमें से 2 लाख रुपया अनस हमें मिल गया है। इसका मतलब है हमारी जो नेगेटिव फिगर है वो लिहाजा कम हो गई है, और वो अब कितनी रह गई है, 3,50,000। उसमें से फिर 2 लाख हमें रिसीव हो गया है, और आपकी नेगेटिव फिगर जो है वो कितनी रह जाएगी, 2 लाख, नहीं नहीं, 1,01,50,000। ठीक है जी। अब 150,000 जब आपकी कैश इनफ्लो से, नेट कैश फ्लो से आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है वो कम हो जाए, ठीक है जी, तो आप वहां पर अपने क्वेश्चन को स्टॉप कर देते हैं, और इसको अब आप सॉल्व कर लेंगे बड़ी आसानी के साथ कि आपके कितने साल हो चुके हैं, 2 साल आपके पूरे हो गए हैं, 2 years प्लस 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 जो अगले साल आपको रिसीव होना है, मल्टीप्लाइड बाय 12। तो नॉर्मली मंथ्स में निकालते हैं, अगर डेज में आप निकालना चाहेंगे तो फिर आपको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 365 से जी। 2 years and 10 months आपका आंसर आ गया है। यानी आपका प्रोजेक्ट पूरा 4 सालों का है, लेकिन आप 2 साल और 10 महीने में अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकवर कर लेते हैं, ठीक है जी। तो अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि जो पे बैक पीरियड है ना, वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर करने के बाद के कैश को उसको कंसिडर ही नहीं करता। हालांकि वो भी इंपॉर्टेंट है कि हाशिर हो सकता है कि बाद के जो कैश फ्लोज है, वापस आ जाओ, बाद के जो कैश फ्लोज है 180 या 162, ये ऊपर वाले कैश फ्लो से ज्यादा बड़ी अमाउंट हो सकती है। यानी सपोज करें कि थर्ड ईयर में आपको पैसे कितने रिसीव हो रहे हैं, 4 लाख, और फोर्थ ईयर में कितने रिसीव हो रहे हैं, 5 लाख। इसका मतलब है कि पे बैक पीरियड के बाद वाले कैश फ्लो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी अमाउंट को जनरेट, लेकिन पे बैक पीरियड इसके बारे में बात ही नहीं करना, वो सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर होगी उसकी बात करता है। ये इसका बेसिकली इसके लिमिटेशन है, उसकी डिसएडवांटेज। फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम इग्नोर करते हैं इसके अंदर। एक और भी इसमें था डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, भी आपके कोर्स में अब नहीं है, पहले था डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड, अब वो आपके कोर्स में नहीं। उसमें क्या होता था कि आप जो डिस्काउंट फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई, उसको उसको आप उसमें निकालते थे, बड़ा फर्क नहीं, लेकिन वो है ही नहीं, इसलिए उसकी जरूरत हमें नहीं है। आगे हमें निकालना जी नेट प्रेजेंट वैल्यू। उसके लिए बेटा हमें डाटा दोबारा से जो है वो हमें लिखना पड़ेगा, ईयर 0, ईयर 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि नेट कैश फ्लोज, और ईयर 0 में सबसे पहले आपकी इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं आउटफ्लो के तौर पे वो आ जाएगी 5,50,000, और यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट, सॉरी कैश इनफ्लो है 2 लाख का, फिर 2 लाख का, फिर 1,80,000, और फिर 162, 162,000। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या निकालना है जी, नेक्स्ट आपका आएगा जी डिस्काउंट फैक्टर भी लिख सकते हैं आप, या आप लिख सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 10%, क्योंकि 10% डिस्काउंट फैक्टर है ना। डिस्काउंट फैक्टर 10% हो तो आज की डेट में आपके फ्यूचर कैश फ्लोज की डिस्काउंटेड वैल्यू जो है वो कितनी बनती है, उसी को हम प्रेजेंट वैल्यू का नाम देते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर नहीं लिखा, बताएगा जी आपका डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%, और नेक्स्ट आप यहाँ पे लिख लेंगे जी
आएगा जी प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 10%, हम उसको निकालेंगे। और हम प्रेजेंट वैल्यू जो कैसे फाइंड करते हैं, हम डिस्काउंट फैक्टर हमारा 10% के हिसाब से कितना है, ये लिखा हुआ है 0.909 है सर। फिर ईयर जीरो का क्या होगा, ईयर जीरो का डिस्काउंट फैक्टर कितना होता है 1, क्योंकि वो हम आज की डेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आज की डेट में उसकी वैल्यू 1 ही है, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी अमाउंट भी वही आनी है नेगेटिव में, जो कि आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट की फिगर मौजूद है 5,50,000। इसकी कितनी आपकी लिखी हुई प्रेजेंट वैल्यू इसकी है 0.909, फिर कितनी है आपकी 0.826 with 0.751 0.683, ये हमने फाइंड कर ली। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 लाख इंटू 0.909 181,800। नेक्स्ट आ जाएगा 2 लाख इंटू 0.826 175, सॉरी हाँ, उसके बाद 1,80,000 इंटू 0.751, ये आपके पास आ जाएगा 162,000 इंटू 0.6846 जी। ये हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली इसकी। अब हम क्या करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू हम फाइंड करेंगे, और वो हमारी कैसे निकलेगी कि इसका हम टोटल जो है वो कर लेंगे पॉजिटिव वैल्यूज का, और उसमें से जो नेगेटिव वैल्यू है वो हम माइनस कर देंगे, तो आपको इसका आंसर जो है वो आ जाएगा, यानी 110,646 प्लस 135,180 प्लस 1,626 जी 42826 पॉजिटिव आ रहा है। हाँ जी 42826, तो ये आपकी आती है क्या बना नेट प्रेजेंट वैल्यू। और इफ नेट प्रेजेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, उसका मतलब क्या हुआ है कि आप प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, और अगर उसकी वैल्यू जो है वो 0 से कम होगी, नेगेटिव होगी, तो आप प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपको लॉस हो रहा है। अभी आपको 4 साल इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से आपको 42826 का बेनिफिट जो है वो रिसीव होगा या रिकवर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम इससे। आपने जो घर में आप क्वेश्चंस करने हैं वो भी जरा देख लें। आईआरआर की बात अभी मैं नहीं कर रहा, होपफुली ये हम आपको कल या परसों आईआरआर हम कर लेंगे। आईआरआर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आईआरआर को समझना भी जरूरी है। खाली इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और फार्मूला से बात नहीं बनेगी, प्रॉब्लम होगी आपको। अच्छा, सवाल हम पूरा अभी मैंने आगे चल रहा था, कहते हैं जी एडवाइज द डायरेक्टर वेदर और नॉट द कंपनी शुड परचेज द मशीन, जस्टिफाई योर आंसर। आई थिंक वी शुड गो फॉर द परचेज, रीजन बीइंग दैट कि आपका एआरआर भी जो है वो ठीक है, पेबैक पीरियड भी जो है वो आपके फुल प्रोजेक्ट से कम है, प्रोजेक्ट की लाइफ से कम है, ठीक है, और आपका जो एनपीवी है दैट इज पॉजिटिव। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इज एनपीवी, क्योंकि एनपीवी गिव्स यू आंसर इन एब्सोल्यूट टर्म्स। एब्सोल्यूट टर्म्स के एग्जैक्ट बताती है आपको कैश की सूरत में कितना बेनिफिट हुआ। ठीक है जी, तो एनपीवी अगर आपका पॉजिटिव है तो आप उस प्रोजेक्ट को जो है वो एक्सेप्ट जो है वो कर लेते हैं। और फिर कभी होता है कि कंपैरिजन किया होता है किसी और प्रोजेक्ट के साथ, वो आप देखते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट के साथ कंपैरिजन आपने, कंपैरिजन बेस्ड फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। आगे देखते हैं, the director decide to use the NPV method for investment appraisal due to recent adverse economic condition. The director think that they should use a cost of capital of 16%. कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16% है, इकोनॉमिक कंडीशन हमारी सही नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसने बढ़ा दी है, एनपीवी नेगेटिव हो जाएगा। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑन द डायरेक्टर डिसीजन टू परचेज द मशीन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16%। तो चले जी, इन स्पाइट ऑफ दैट कि हम इस दो नंबर को थ्योरेटिकल सिर्फ करें, हम उसको सॉल्व करके भी देखते हैं। आइए, तो अब हमारा जो डिस्काउंट फैक्टर है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वो हमारा कितना हो जाएगा जी, वो हो जाएगा 16% एट द रेट ऑफ 16%। वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी उसकी जो वैल्यू है वो उसने 16% की बताई हुई है। 16% पर आपका डिस्काउंट फैक्टर कितना होगा, और ये हमेशा दिया होगा, हमेशा दिया होगा, तो उसके बगैर आप सॉल्व नहीं कर सकते, आपको डिस्काउंट फैक्टर की कैलकुलेशन नहीं है। तो वो कितने जी 0.862 0.743, वो यही थी वैसे 0.862 0.763 0.862 0.743 सॉरी, फिर है जी आपका 0.641 और 0.552।
ठीक है जी। अब हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे जी, यहाँ पे आपका आ जाएगा जी प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ कितने परसेंट है जी, 16%। पहले तो वही आ जाएगी क्योंकि वन ही है, तो आप वही लिख लेंगे 5,50,000। नेक्स्ट निकालेंगे आप 2 लाख मल्टी सॉरी 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.862, ये आपके पास आ जाएगा जी 172,400। फिर 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.826, ओ सॉरी 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.743, 148,600। फिर 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 0.641, क्योंकि डिस्काउंट फैक्टर 16% है ना, 115,380 आ जाएगा। 1,62,000 मल्टीप्लाई बाय 0.552, 89,424। आप जो पॉजिटिव वैल्यूज है बेटा उसका आप टोटल कर लेंगे और उसमें से जो नेगेटिव है 5,50,000 वो माइनस कर देंगे, तो आपका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो आप देखेंगे कि वो नेगेटिव में आ 24,196 और आप देखेंगे नेगेटिव आ। Definitely NPV is in negative, so we will not go for the project if the cost of capital will increase to 16%. अब इसकी भी वजह यही है कि आप ये देखते हैं कि आप अगर अपना सरमाया जो है वो किसी और जगह लगाते हैं किसी और प्रोजेक्ट में, तो आपको वहां से 16% रिटर्न आ सकता है। ये अगर आप बैंक से लोन लेके पैसे लगा रहे हैं तो बैंक वाले आपसे कितना इंटरेस्ट लेंगे, 16%। आजकल पाकिस्तान में क्या होगा इंटरेस्ट रेट, तकरीबन 20% के करीब है, जिस टू मच। ठीक है, तो मैंने सारी कैलकुलेशन की पहले कि अगर मेरा 20% रिटर्न होता है तो 2 सालों में जो मैं पैसे जमा करवा रहा हूँ हार्ड टर्म में, उससे मुझे कितना रिटर्न आएगा। अगर मैं पैसे बैंक में रखता हूँ या मैं किसी सेविंग अकाउंट में डालता हूँ या किसी नाफा फंड में डालता हूँ, मैंने कैलकुलेट किया कि मुझे तकरीबन 2 साल में अगर मैं कुछ भी ना करूँ तो 12 लाख रुपए रिटर्न आता है मैक्सिमम। जबकि इस तरह मैंने देखा तो मैंने देखा कि मेरा 6 लाख रुपए लॉस भी कवर हो रहा है और लॉस कवर होने के बाद मुझे 20 लाख रुपया सेविंग भी हो रही है, तो 8 लाख रुपए का बेसिक फायदा हो रहा है अगर देखा जाए तो। हाँ, एसेट भी है, उसकी वैल्यू भी डेफिनेटली आगे बढ़ेगी और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भी है। उस हिसाब से मैंने सारा कैलकुलेशन करके फिर मैंने फैसला किया कि ठीक है। अच्छा, तो हमें क्या कहता है कि the director decide explain the impact on the director decision to purchase the machine, the cost of capital is 16%। डेफिनेटली आपका जो प्रोजेक्ट का जो एनपीवी है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी। In view of the increase in the cost of capital to 16%, the director considered that the net cash flow for each year need to be improved। अब वो क्या कह रहा है कि नेट कैश फ्लो को बढ़ाया जाए ताकि इस डिस्काउंट होने के बावजूद भी अमाउंट ज्यादा आए। Calculate the net cash flow for each of the 4 years so that the NPV of the proposed investment is जीरो। एनपीवी कितनी हो जाए हमारी, जीरो हो जाए। बेटा मुझे आप बताएं कि अगर ये एनपीवी हमारी जीरो होगी तो हमारे कैश फ्लो टोटल कितने होने चाहिए, 5,50,000। 5,50,000 को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आपके पास हर साल का कैश फ्लो आ जाएगा। उतना कैश फ्लो अगर आपको आए तो आपकी एनपीवी कितनी हो जाएगी, जीरो बन जाएगी। या हम ये भी कर सकते हैं, हाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी इफेक्ट आपको डालना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ अभी। ये